Hello friends, welcome back to my channel and I am your teacher इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट को मैं दोबारा से रिकंटिन्यू कर रहा हूं और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे प्रीवियस चैप्टर्स को अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर के वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर विविध। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में विविध से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि इस लेक्चर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इसे बीच में छोड़कर अधूरा छोड़ते हैं तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाले बनेंगे, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टील्थ प्रौद्योगिकी के बारे में। व्हाट इज द स्टील्थ टेक्नोलॉजी? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे द्वारा जो वायुयान या मिसाइल से दूसरे देशों पर हमला किया जाता है, तो हमारी मिसाइल या वायुयान को इतना तेजी से छोड़ा जाता है या इतना शार्प बनाया जाता है कि वो दुश्मन देश की सेना के रडार में या उनकी पहुंच से या उनकी नजर चुकाकर उन पर हमला कर सके और वहां पे तहस नहस कर सके या उनको नुकसान पहुंचा सके। तो स्टील का मतलब ही होता है दोस्तों चुपके से या चुराना। तो नजरें चुराकर दूसरे के ऊपर अटैक करना। जैसे कि कोई चोर जो होता है, जो कोई जेब कतरा होता है, वो आपको नजर चुका के आपका मंगलसूत्र, चेन या जेब का पर्स कैसे पार करता है या अंगूठी आपको पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार दोस्तों स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी या दूसरे देश, पड़ोसी देश पर या अपने दुश्मन देश पर जब हमला करता है तो ऐसे रॉकेट, ऐसी मिसाइल, ऐसे लड़ाकू विमान बनाता है या ऐसे ड्रोन बनाता है जो कि विदेशी या दुश्मन देश को के सिस्टम के द्वारा पकड़ में ना आए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों अब इसको बुक के आधार पर पढ़ते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी को LO तकनीक भी कहा जाता है, लो ऑब्जर्व टेक्निक। लो ऑब्जर्व टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यह एक प्रकार की सैन्य योजनाओं का प्रकार होता है जिसमें व्यक्तियों, विमानों, जहाजों, पनडुब्बी, प्रक्षेपास्त्रों व अन्य तकनीकों का उपयोग कर उन्हें रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य पकड़ने वाले तरीकों से लगभग अदृश्य बनाया जाता है। तो इसका विकास जो है अमेरिका में 1958 में हुआ था दोस्तों। इसका विकास कब हुआ था? अमेरिका में 1958 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों इसका विकास जो है वो अमेरिका में किया गया था 1958 में। किसने किया था? विश्व का सुपर पावर अमेरिका। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में उन्होंने ऐसे विमानों को विकसित किया था जो सोवियत रूस के रडारों पर दिखने में असफल रहे थे। यानी कि आपको पता होगा कि अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी चलते रहती है। तो अमेरिका ने ऐसे रडार और हथियार बनाया था जो रूस के रडार में नहीं आ रहे थे, यानी कि रूस को पता ही नहीं चल रहा था और वो अंदर घुस के हमला कर रहे थे। इस प्रकार से दोस्तों तो रडार जो होता है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो होती है, इसके बारे में हम बुक से पढ़ेंगे। तो स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह तकनीक ऐसी होती है जिसमें हम अपने हथियारों को छुपा करके अन्य देशों पर हमला करते हैं। हॉर्टन को प्रथम स्टील्थ हॉर्टन हो 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आधुनिक स्टील्थ वायुयान में F-117 नाइटवॉक, द B-2 स्पिरिट, द F-22 रैप्टर
एंड F-35 लाइटनिंग सेकंड शामिल है। तो दोस्तों इनके वायुयान के नाम याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि 1958 में पहली बार अमेरिका ने स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित हथियारों का प्रयोग किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे रडार की। तो रडार का जो कार्यविधि होती है, रडार का जो एंटीना होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, तो उसके प्रतिबिंब के कैप्चर होने में जितना समय लगता है उस सूचना के आधार पर रडार पता लगा लेता है कि कोई वस्तु कितने दूर है। और आपको पता ही होगा कि रडार सोनार जो है वो पराश्रवित तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे कि जो चमगादड़ होता है वो पराश्रवित तरंगों को छोड़ता है और जब वो किसी ठोस वस्तु से टकराती है और लौटकर वापस आती है तो क्या होता है, चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे जो है रास्ता अवरोध है और वो अपना मार्ग बदल देता है। तो ये जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, इंफ्रारेड वेव्स के यूजेस होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मानव रहित वायुयान या ड्रोन्स के बारे में। दोस्तों अभी आप लोगों ने बहुत सारी शादियां अटेंड की होगी, तो लॉकडाउन में तो आप लोग अटेंड नहीं कर पाए, पर उसके पहले आप लोगों ने अटेंड किया होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक फैशन चल रहा है कि शादियों में जो है, जो शादियों की रिकॉर्डिंग होती है वो ड्रोन कैमरे से होती है। तो ड्रोन का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ड्रोन का मतलब होता है मक्खा, यानी मक्खी का घरवाला। ड्रोन का मतलब होता है मक्खी का घरवाला या मक्खी का पति या मेल मक्खी, उसे क्या कहा जाता है, ड्रोन। क्या कहा जाता है, ड्रोन। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा इसलिए बता दिया दोस्तों, ड्रोन। तो ड्रोन हमला क्या होता है, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि इजराइल में किया गया ड्रोन हमला। ड्रोन हमले का मतलब होता है कि एक ऐसा मानव रहित छोटा सा उड़ने वाला ऐसा एक तंत्र होता है, मशीन होती है जो जिसमें बम फिट कर दिया जाता है और उसे विदेशी देश में भेज दिया जाता है, वहां जाकर वो जो है फट जाता है, उसे ड्रोन हमला कहा जाता है। तो जो मानव रहित वायुयान होते हैं, जो बड़े बड़े वायुयान होते हैं, उन्हें भी ड्रोन कहा जाता है, जिनमें या तो उनमें पायलट जाते हैं या फिर उन्हें वायुयानों को रिमोटों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे मानव रहित वायुयानों को ड्रोन्स कहा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ड्रोन्स जो होते हैं ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जा सकता है, या वो जो होते हैं पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से यानी ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, चलते हैं। तो ड्रोन्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो वो होते हैं जो निगरानी के उद्देश्य से बनाए जाते हैं और दूसरे वे होते हैं जो क्या करते हैं, हमले, जो क्या करते हैं, एक तो निगरानी के उद्देश्य से बनाते हैं और दूसरे जो होते हैं जो हमले के उद्देश्य से होते हैं, यानी कि जो मिसाइल और बम से सुसज्जित होते हैं। तो ये सैन्य वायुयान से काफी सस्ते होते हैं। अगर आपको मालूम है कि अगर हमको अफगानिस्तान या पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो हम वहां पर जाएंगे सैनिकों को लेकर, फिर वहां सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो ये खतरा ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन ड्रोन भेज के वहां सीधा गिरा देंगे तो वो ज्यादा इजीली होता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ड्रोन होते हैं ये वायुयान से काफी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल के द्वारा उड़ाए जाते हैं। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति जो होता है वो ड्रोन को उड़ाता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, कैमरे हुए संवेदकों का संचालन में निगरानी करता है, यानी कि वो कैमरे को किस दिशा में मोड़ना है इत्यादि कार्यों पर निगरानी रखता है। और तीसरा व्यक्ति जो होता है वो युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ संपर्क में बना रहता है। तो शास्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि पहली बार जो है ड्रोन का इस्तेमाल बाल्कन युद्ध में किया गया था, अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान। आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि सबसे ज्यादा ड्रोन जो है किसके पास है, ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन है। ड्रोन का मतलब होता है कि एक प्रकार का जो होता है, एक प्रकार की डिवाइस होती है जो आपके घर के ओर एकदम, जैसे कि हवाई जहाज आपके गांव के आसपास चक्कर लगाता है ना दोस्तों, वैसे ड्रोन भी जो होता है ऊपर ऊपर चक्कर लगाता है। शादियों में आपने देखा होगा कहीं पर शादियों की रिकॉर्डिंग होती है ड्रोन कैमरे के द्वारा। तो ऐसे जो है ब्रिटेन में सबसे ज्यादा निगरानी ड्रोन है, विशेष रूप से वॉचकीपर, जिसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन की थेल्स के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। तो मैंने आपको दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो वो हुआ है अमेरिका और इजराइल में। तो दोस्तों अमेरिका और इजराइल और ब्रिटेन, ये तीन देश जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे हैं। तो इजराइल की कंपनी एविट और ब्रिटेन की कंपनी थेल्स, इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो है कई सारे ड्रोन बनाए हैं जो ब्रिटेन के पास है, और ब्रिटेन के जो ड्रोन है काफी एडवांस है। तो अब ज्यादा ना बताते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो MPPSC में और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आता है कि CSIR, यानी कि CSIR का मतलब होता है सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी स्थापना जो है वो 1942 में हुई थी। कब हुई थी? CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं विक्रम साराभाई के बारे में। तो विक्रम साराभाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये इसरो का सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट, प्रक्षेपण यान व कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण व तकनीकी का विकास किया जाता है। इस केंद्र की शुरुआत थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के तौर पर 1962 में हुई थी। इस केंद्र का पुनः नामकरण जो है वो विक्रम साराभाई के सम्मान में किया गया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और भारतीय परमाणु अनुसंधान का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सूरज जो है हमेशा पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन कभी पश्चिम से नहीं निकलता और पूरब में नहीं डूबता। कारण यह है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इस कारण जो है सूर्य जो है हमको क्या होता है, पूर्व से निकलते हुए दिखता है। ये रीजन होता है। इसको मैं डिटेल में प्रैक्टिकली आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको मैं कभी समझाऊंगा, मिलना कभी लाल बर्रा हो तो बालाघाट जिले में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो इसका लाभ यह होता है कि कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी भी ग्रह को जब, जैसे मंगलयान की बात करें या चंद्रयान की बात करें, जितने भी ग्रह जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर छोड़े जाते हैं या प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट की मैं बात करूंगा आपको, परखनली शिशु। दुनिया में दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप की जा चुकी है कि परखनली शिशु भी बनने लगे। तो परखनली शिशु के मामले में परखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है वो परखनली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। तो आप लोगों ने विक्की डोनर मूवी तो देखा ही होगा। परखनली शिशु के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एक बार और देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो परखनली शिशु जो होता है वो एक ऐसी मॉडर्न एडवांस बायोटेक्नोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत जो डोनर होता है वो क्या देता है, अपना स्पर्म देता है। और जो महिला का ओवम होता है वो पहले से परखनली में एक निश्चित टेम्परेचर पर आइसोलेट करके रखा जाता है। और दोनों को जब मेल का स्पर्म महिला के ओवम से फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है कि एक जाइगोट का निर्माण होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन होने के साथ साथ वो क्या होता है, एक युग्मनज या एक बच्चे का, ये बेबी का निर्माण होना चालू हो जाता है। और एक निश्चित समय के बाद उसे माता के ओवरी या गर्भाशय में प्लांट कर दिया जाता है और एक निश्चित समय के बाद वो बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से जब हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जब किसी बच्चे को परखनली में इनिशियल प्रोसेस करके डेवलप करके माँ के गर्भ से उस बच्चे का जन्म कराते हैं, तो ऐसे बच्चों को परखनली शिशु कहा जाता है। दुनिया भर में 50 लाख लोगों की आबादी ऐसी है जिनका जन्म IVF तकनीक यानी परखनली शिशुओं के जरिए हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये शिशु पैदा न कर पाने वाले लोगों के इलाज की दिशा में मील का पत्थर है। वर्ष 1978 के जुलाई महीने में दुनिया के पहले परखनली शिशु का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि तो दोस्तों हम परखनली शिशु की बात कर रहे थे। तो परखनली शिशु की जो तकनीक है ये उन लोगों के लिए मील का पत्थर है जो वर्ष 1978 के जुलाई माह में ब्रिटेन में पहला परखनली शिशु का जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या था, लुई ब्राउन था। जिसका नाम क्या था, लुई ब्राउन था। तो उस लुई ब्राउन जो था वो इंग्लैंड का यानी कि ब्रिटेन का प्रथम परखनली शिशु था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि परखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है वो परखनली के अंदर होता है। इसके बाद माता के भ्रूण में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन की श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुईस ब्राउन का जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले परखनली शिशु का नाम विवादित है।
डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परखने ली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दिया था, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा के देखरेख में भारत के दूसरे परखने शिशु हर्षा का जन्म हुआ और इस कारण हर्षा को भारत का प्रथम परखने शिशु माना जाता है। यानी सबसे पहले दुर्गा हुई थी लेकिन उसका मान्यता नहीं मिली, इस कारण से हर्षा को पहला परखने शिशु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो इयान विलमुड जो रोल्जिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे ने 5 जुलाई 1996 को प्रथम वयस्क भेड़ की कोशिका से डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया। तो दोस्तों कई बार एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में क्लोन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्लोन क्या होता है। तो पहली क्लोन जो थी वो उसका नाम एक भेड़ थी और उस भेड़ क्लोन का नाम था डॉली। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लोन क्या होता है। तो क्लोन क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों क्लोन जो होता है वह एक प्रकार का ऐसा क्लोन जो होता है एक ऐसा प्रकार का जीव होता है जो क्लोन जो होता है दोस्तों वो एक ऐसा जीव होता है जो क्या किया जाता है कि तो दोस्तों एग्जाम में कई बार क्लोन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो क्लोनिंग क्या है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लोनिंग का तात्पर्य है अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना। इस विधि से उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक व आनुवांशिक रूप से समरूप होते हैं, अर्थात जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। यानी कि हूबहू किसी व्यक्ति का उसका रूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है। आप लोगों ने बहुत सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। आप लोगों ने क्रिस 3 मूवी में देखा होगा कि क्रिस 3 में जो काल होता है वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है। तो उसके वो सारे बच्चे होते हैं लेकिन उनके शारीरिक और आनुवांशिक गुण समरूप होते हैं, लेकिन उनका जो रूप होता है वो अलग अलग होता है। तो ये होते हैं क्लोन। तो वो 1997 में भारत में 1997 में विश्व की पहली क्लोन भेड़ का निर्माण किया गया था जिसका नाम डॉली था और इसकी सहायता से विशेष अंगों व उत्तकों का निर्माण करके आनुवांशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। क्लोनिंग जो होती है दोस्तों ये कैंसर के उपचार में भी मददगार होती है। इसकी मदद से लीवर, किडनी आदि अंगों का निर्माण भी सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है और प्रत्यारोपण किया जा सकता है। तो क्लोनिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह कई प्रकार की होती है जैसे कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, थेराप्यूटिक क्लोनिंग, स्टेम सेल क्लोनिंग इत्यादि। तो इसके बाद बारे में मैं कभी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में किया गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बाईपास सर्जरी जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि आसानी से नहीं की जा सकती है। तो ये सबसे पहले जो है USA में की गई थी। कहाँ की गई थी? USA में, याद रखना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाईपास क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाईपास का मीनिंग नहीं पता होता। बाईपास का मतलब होता है दोस्तों कि उपरास्ता या उपमार्ग। जैसे कि मान लो अपने को घर में जाना है रात के 10 बजे, मूवी देख के आए हैं अपन दोस्तों के साथ, तो अपन क्या करेंगे, पीछे की बाउंड्री वाल से कूद के जाएंगे और अपने रूम में चुपके से घुस जाएंगे और सो जाएंगे। तो वो होता है अपने लिए बाईपास। वैसे ही दोस्तों जब बाईपास सर्जरी होती है तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, उसकी बाईपास सर्जरी करना है अपने को। तो अगर हम हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो उसके कार्यविधि को बंद करना पड़ेगा, तभी तो ऑपरेशन होगा ना। नहीं तो हार्ट को क्या जिंदे हार्ट का ऑपरेशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग, आपके हृदय से जो रक्त ले जाने वाली वाहिनियां होती है उन वाहिनियों को कनेक्शन को कट करने से पहले ही एक दूसरी नली को वहां जोड़ देते हैं, जिससे ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है लगातार होता रहे, ताकि जो मरीज है उसकी जान न जाए। इसे बाईपास सर्जरी कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही कठिन होती है, इसीलिए तो USA में पहली बार की गई थी, भारत में नहीं की गई। क्योंकि भारत के लोग कर सकते हैं लेकिन USA जैसा विकसित देश ही इसका खर्चा उठा सकता है, भारत के लोग उतना पैसा नहीं दे सकते। बाईपास सर्जरी बहुत महंगी भी होती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारतीयों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, भारत भी किसी दिन बाईपास सर्जरी करेगा और कर रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट फैक्ट पर। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण जो है वो विश्व में दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। और क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है थे उनको प्रथम उन्हें जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे उन्हें प्रथम
भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर के नाम से, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वालों के नाम से जाना जाता है। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है वो विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो है हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन के हॉस्पिटल ग्रुटसूर में यह ऑपरेशन हुआ था, जिसमें एक 25 साल की महिला डेनिस डॉर्वेल के हृदय को लेविस वानस्की को प्रत्यारोपित किया गया था। यानी कि कोई मतलब बोलना चाहिए जो दोस्तों कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा या असामयिक मृत्यु हो गई होगी, जिसके कारण उसका हृदय निकालकर एक 53 वर्षीय व्यक्ति को पहली बार विश्व में हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में किया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। और भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त, भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है दोस्तों वो 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सफल सर्जरी में 20 सर्जनों का योगदान दिया था। 59 मिनट की यह सर्जरी की गई थी। यह सर्जरी देवी राम नाम शख्स की गई थी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे हम अब मेटांसिस या अपरूपांतरण की प्रक्रिया मेटांसेथिस। इसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। यानी कि कैंसर क्या होता है दोस्तों, कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि। आपके गाल में गांठ बन जाएगी, गर्दन में गांठ बन जाएगी, कमर में गांठ बन जाएगी, स्तन में गांठ बन जाएगी। यानी कि कैंसर क्या होता है, कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि, जिसके कारण आपके शरीर में क्या होता है, गुच्छा बन जाता है, गांठ बन जाती है और वही कैंसर का रूप ले लेती है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए तंबाकू का सेवन न करें, अल्कोहल सिगरेट से ज़्यादा दूर रहे। इसके अलावा दोस्तों कैंसर जो होता है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है एंड कैंसर का जो संदामन है या उसका जो विकास है उसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो उसे रोकने के लिए जो है वो मेटास्टेसिस किया जाता है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि उसकी प्रवृद्धि को, कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जाता है, मेटास्टेसिस कहा जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस में भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों मौसम विज्ञान केंद्र जो होता है वहां पर मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हीलियम जो होता है वो एक प्रकार की अक्रिय गैस होती है जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 10 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की। तो किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। यह लेजर किरणों के द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो सकता है। तो 3 डायमेंशनल चित्र को बनाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, होलोग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे होलोग्राफी की। तो किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। यह लेजर किरणों के द्वारा की गई एक फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। तो दोस्तों जो आप लुसेंट की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि असली लुसेंट की बुक की पहचान कैसे की जाती है, उसमें एक होलोग्राम लगा होता है। बुक में लुसेंट का एक होलोग्राम लगा होता है जिसे आप दाएं बाएं हिलाते हैं तो वो चमकता है और उसमें लुसेंट लिखा होता है। लुसेंट पब्लिकेशन की वो पहचान होती है कि वो बुक असली है या नकली है। वैसे ही आप लोगों ने मोबाइल फोन नोकिया की बैटरी देखी होगी। तो ये होलोग्राम जो शब्द है ये यूनानी शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है आरेखन। इस तकनीक से किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर उसे पुनर्निर्मित किया जाता है, जिससे वस्तु की रिकॉर्डिंग के माध्यम से सापेक्ष में उसकी छवि से उसकी स्थिति प्रतीत होती है जैसे रिकॉर्डिंग के समय थी। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव तथा यंत्र के मध्य स्वचलन व संचार का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। और सर्वप्रथम जो है साइबरनेटिक्स की परिकल्पना जो है वो 1949 में नॉर्बर्ट विनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 19 दिसंबर 1945 में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च की स्थापना की गई थी। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च सेंटर की स्थापना मुंबई में कब की गई थी, तो 19 दिसंबर 1945 को की गई थी।
19 दिसंबर 1945 को की गई थी और नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में है। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरा वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, अणु बम, सारे बम ही बम पढ़ाने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बमों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।